नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब होता है पादपकारिकी। पादपकारिकी क्या होता है? जो प्लांट के अंदर जो क्रियाएं चलते रहती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जैसे कि इंसानों में चलती है वैसी प्लांट के अंदर भी चलते रहती है। क्लियर है? उसी को प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। चलिए, आज कौन कौन सा टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, प्लांट जो होती है उसको दो सेक्शन में बांट देते हैं। प्लांट जो होती है, एक इसमें पढ़ते हैं हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी, एक पढ़ते हैं प्लांट मार्फोलॉजी, और एक पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, एक पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। प्लांट मार्फोलॉजी कहने का मतलब है पादप अकारिकीय। ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी कहने का मतलब है पादपकारिकी, मतलब प्लांट के अंदर जो भी कार्य चलते रहते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पुष्प और फल के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? प्लांट मार्फोलॉजी में। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है आपके, ठीक है, इसमें जो श्वसन चलती है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, श्वसन, प्लांट का श्वसन पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। इसमें प्लांट हार्मोन पढ़ा जाता है। ठीक है। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम लोग आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब हम आज श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्लांट हार्मोन और ठीक है वाष्पोत्सर्जन, ये सारे टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या क्या होती है। तो चलो इसको भी देखते हैं थोड़ा पहले। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण ये क्या होती है? तो ये होती है प्लांट का भोजन बनाने का प्रोसेस। पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इसमें होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर एक ठीक है पेड़ है और ये इनकी जड़ें हैं। तो प्लांट क्या करता है? जड़ों से क्या करेगा? ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। वाटर को ये परासरण विधि से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये जो जाइलम होती है, जाइलम इन प्लांट में जो पानी एब्जॉर्ब किया गया है प्लांट द्वारा, उस पानी को कहाँ तक पहुँचा देता है? उसको यहाँ तक पहुँचा देगा, पत्तियों तक। क्लियर है? उसके बाद वातावरण में क्या होते हैं? तो वातावरण में अपना होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्तियों का स्टोमेटा होता है, यहाँ पे पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है। ये रंध्र क्या करेगा? यहाँ से इस ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर पहुँचा देगा? इस पत्तियों में पहुँचा देगा। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। कहाँ पर रिएक्ट करेंगे? तो ये याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या करेंगे? ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और इनके क्रिया करने के दौरान क्या निर्माण होगा? तो ग्लूकोज निर्माण होगा। ग्लूकोज कहने का मतलब है प्लांट का भोजन निर्माण होगा। तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसी होती है। तो यहाँ पर देखो 6 ठो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? 12 वाटर के मॉलिक्यूल से, वाटर के जो अणु होते हैं उससे रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करेंगे किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ये क्या होगा? ये देखो, ये प्रकाश संश्लेषण से जो प्रकाश आएगी, प्रकाश में ये जो प्रकाश होती है ये क्या करेगा? ये H2O को तोड़ देगा। अब तोड़ने पर क्या होगा? वो जो टूटा हुआ जो H2O है वो कहाँ पर जुड़ेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा। तो यहाँ पे C6H12O6 का निर्माण होगा, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होगा। साथ ही साथ क्या होगा? 6O2 बनता है प्लस साथ ही साथ 6H2O बनता है। ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक क्या है? तो अभिकारक है हमारे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वाटर, जल के अणु हैं। तो ये दोनों इसके अभिकारक है। उत्पाद के तौर पर हमको क्या मिला? यहाँ से मिला ग्लूकोज मिला। ठीक है। उसके बाद हमको मिला ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन मिला, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, वाटर मिला, पानी के कुछ, ठीक है, मात्रा और यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा अंतिम उत्पाद हो गया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या पूछता है आपको, तो देखो, तो प्रकाश संश्लेषण, ये आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया। पहला तो याद रखिए जो प्रकाश संश्लेषण है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये याद रखिए प्रकाश संश्लेषण, इसमें देखो इस यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे H2O टूटेगा जिसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन इस पे जुड़ेंगे, अर्थात यहाँ पे अपचयन भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होता है। तो दोनों प्रोसेस होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहले ये याद रखिए रेडॉक्स रिएक्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, तो देखो यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा होती है, ये प्रकाश ऊर्जा ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, इसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पूछा जाए आपको कि अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और जल बनते हैं, पानी बनता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कौन से रंग के प्रकाश में होता है पूछा जाए तो याद रखना लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक आपको प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रख लीजिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो पानी आता है, ये जो पानी कहाँ से आता है, तो जड़ों द्वारा अंतःपरासरण विधि से आता है, ठीक है, जड़ों द्वारा अंतःपरासरण विधि से आता है, परासरण विधि से। जबकि ये जो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से आता है, तो ये विसरण विधि से वातावरण से मिलता है, विसरण विधि से वातावरण द्वारा स्टोमेटा में आता है, ठीक है, फिर वहां से क्लोरोफिल में तक जाता है, वहां पे ये सारे प्रोसेस चलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सिर्फ सनलाइट के ही प्रकाश, इसके लिए जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल जो प्रकाश होती है, जैसे आपके बल्ब हो गया, तो बल्ब से जो प्रकाश आती है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो कृत्रिम प्रकाश में भी क्या हो जाता है, कृत्रिम प्रकाश में भी आपको प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। दुनिया में जितने भी प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन उत्पादन होते हैं, ये ऑक्सीजन याद रखना 90% ऑक्सीजन आपके शैवालों द्वारा होता है। समुद्र में जो जितने भी शैवाल होते हैं वो 90% ऑक्सीजन का उत्पादन कर देते हैं। क्लियर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है दुनिया में, तो याद रखिए वातावरण में होता है 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक, क्लियर है। अब ये है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। तो हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि कौन कौन से उत्पाद बनते थे, एक ग्लूकोज बनता था, ठीक है, वहां पे क्या बना, ग्लूकोज बना, फिर जल भी बना और ऑक्सीजन भी बना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सारी चीजें बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो हम अभी आपको बताएं कि कहाँ से आता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल से आता है, ठीक है। जो वाटर टूटता है वहीं से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, तो वहां पर से क्या मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखो कौन सा इनमें से प्रकाश के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, तो ये तो आवश्यक होती है क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है ये तो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, ये आवश्यक नहीं है, इनके बिना भी प्रकाश संश्लेषण होगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। ऑक्सीजन क्या है, तो ये उत्पाद है, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम बताएं आपको, प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, इसका रूपांतरण हो जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके, ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो किसका निर्माण कर देता है, रासायनिक ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे हम प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा को कहा जाता है। और सौर ऊर्जा क्या है, एक प्रकार के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। देखो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के संसाधन होती हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन होता है, और एक क्या होता है, अनवीनीकृत
नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। तो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? आपका जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, आपका पवन ऊर्जा हो गया, आपका जल ऊर्जा हो गया, हाइड्रो पावर, ठीक है, आपके ज्वारी ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा जो उठते हैं ज्वारी ऊर्जा, आपका भूतापी ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं? नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। जबकि अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन क्या हो जाते हैं? जिसका एक बार दोहन करने के बाद वो समाप्त हो जाती है, दोबारा दोहन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। तो इसमें आपके क्या आते हैं? आपका कोयला आता है, आपका डीजल आता है, आपका पेट्रोल आता है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पेट्रोल, ये सारे होते हैं आपके, याद रखना, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। तो ये सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम केमिकल ऊर्जा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्ती में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होती है? पत्ती के अंदर क्लोरोफिल में होता है, तो क्लोरोफिल इसके लिए आवश्यक होता है। क्लियर है? क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में पूर्णतः विघटन के लिए जिम्मेदार है। अनाक्षी श्वसन, हृदय, ऑक्सी श्वसन और फेफड़ा। तो ये आ गया आपके श्वसन से आ गया क्वेश्चन। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन या श्वसन कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन क्या होती है समझो, ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त कैसे होगी? तो उसका इसके लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो ये कैसे होता है? इसका फार्मूला देखते हैं, C6H12O6। ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये जब टूटेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें किसमें टूटता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है, 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पे 38 ATP का निर्माण होता है। और यही क्या है? आपके श्वसन है। यही क्या कहलाता है? आपके श्वसन। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन से क्या हो रही है? देखो यहाँ पे ऊर्जा निर्माण हो रहा है, ऊर्जा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या क्या बनते हैं? तो श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद अपना क्या बना? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अपना जल के मॉलिक्यूल और अपना ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि श्वसन के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें होती हैं। तो श्वसन के लिए आवश्यक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके पहले हम लोग क्या देखें? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया थी? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया था, जबकि श्वसन एक पूर्णतः क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो देखो एक ग्लूकोज से आपको पूछा जाए, एक ग्लूकोज के, ठीक है, ऑक्सी श्वसन से कितना एटीपी निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये जो श्वसन होते हैं ये दो टाइप से होते हैं। एक इसमें होता है आपका, याद रखिए, ऑक्सी श्वसन होता है और एक होता है अनाक्षी श्वसन। अब थोड़ा समझते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन क्या होती है। अब यहाँ पर देखो, जो श्वसन है रेस्पायरेशन, ये दो टाइप से होते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है। ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये अपना ग्लूकोज है, 1,6 डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। इसका क्या होता है? तो इसका ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये ग्लूकोज याद रखिए पारुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पारुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, या पारुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, या इसी को पारुविक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पारुवेट होता है या पारुविक अम्ल होता है। ठीक है, पारुवेट किससे बनता है? क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्लूकोज से बनता है। एक ग्लूकोज से कितना पारुवेट बनता है? तो 2 पारुवेट बनता है। क्लियर है? अब इस पारुवेट के पास, याद रखिए, अब इस पारुवेट के पास यदि ऑक्सीजन है
तो इसका ऑक्सीश्वसन होगा, और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसका क्या होगा, अनाक्सीश्वसन होगा। अब मान के चलते हैं कि इस पारुवेट के पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीश्वसन होगा। क्या होगा, ऑक्सीश्वसन। तो FA श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। अब ये पारुवेट ऑक्सीश्वसन के दौरान कहाँ पे चले जाते हैं, ये चला जाता है क्रैब चक्र में। कहाँ चला जाता है, क्रैब चक्र में, क्रैब चक्र, ठीक है, क्रैब चक्र में चला जाता है। और इस दोनों पारुवेट, एक पारुवेट को तोड़ने के लिए याद रखना एक क्रैब चक्र चलता है। एक पारुवेट को तोड़ने के लिए एक क्रैब चक्र चलेगा जिसमें 15 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे पास टोटल कितने पारुवेट हैं, तो 2 पारुवेट हैं। तो दूसरे पारुवेट को तोड़ने के लिए भी क्या चले, ठीक है, एक क्रैब चक्र चलेगा जिससे कितना निर्माण होगा, 15 ATP का निर्माण होगा। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि टोटल एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितना क्रैब चक्र चलता है, तो 2 क्रैब चक्र चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पारुवेट, दोनों पारुवेट को तोड़ने के लिए अलग अलग क्रैब चक्र टूटते हैं, ठीक है। तो क्रैब चक्र के दौरान टोटल कितना ATP का निर्माण होता है, 30 ATP का निर्माण होता है। और इस ग्लाइकोलिसिस के ऑक्सीश्वसन से 8 ATP का निर्माण होता है, ठीक है, 8 ATP। तो इस प्रकार टोटल 30 + 8 कितना ATP का निर्माण हो जाता है, 38 ATP का निर्माण हो जाता है ऑक्सीश्वसन में, ठीक है। क्रैब चक्र से 15 ATP, ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है, ऑक्सीश्वसन से 8 ATP। तो यहाँ पे टोटल कितना ATP का निर्माण हो गया, 38 ATP। और यही क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीश्वसन कहलाते हैं। उसके बाद बाय द वे अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास आपके ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित। तो ऑक्सीजन नहीं है किसके पास, इस पारुवेट के पास। तो ये फॉलो कर लेगा किसको, अनाक्सीश्वसन। ये यहाँ पे होगा इसका अनाक्सीश्वसन। अब अनाक्सीश्वसन में क्या होगा, तो याद रखना ये जो पारुवेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल। तो यही आपका क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है, एल्कोहल, ठीक है, कि अनाक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, सॉरी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एथिल एल्कोहल होता है। साइड प्रोडक्ट में याद रखना लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनका भी निर्माण होता है। साइड प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना ATP का निर्माण होता है, 4 ATP का निर्माण होता है। उन 4 ATP में 2 ATP तो इसको, ठीक है, ये जो अनाक्सीश्वसन करने में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ATP तो निर्माण होता है, ATP निर्माण होता है, बट याद रखिए 2 ATP क्या हो जाते हैं, 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो हमारे पास इससे, इस पूरे प्रोसेस से, अनाक्सीश्वसन के प्रोसेस से ऊर्जा का लाभ कितना होता है, ऊर्जा लाभ, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का लाभ होता है वो मात्र होता है, याद रखना 2 ATP, ठीक है। तो जहाँ पर यहाँ पे 38 ATP प्राप्त हो रहा है वहाँ पे कितना होता है, इसमें 2 ATP। तो क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो याद रखना ऑक्सीश्वसन में होती है। और कम ऊर्जा किस में प्राप्त होता है, तो आपके अनाक्सीश्वसन में कम ऊर्जा का निर्माण होता है। अनाक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल मुख्यतः, जबकि ऑक्सीश्वसन का मुख्य उत्पाद क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, H2O होता था और ATP के रूप में ऊर्जा इसका अंतिम उत्पाद होता है। क्लियर है। उसके बाद याद रख लेना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुए श्वसन को ऑक्सीश्वसन और अनुपस्थिति में हुए श्वसन को अनाक्सीश्वसन। जितने भी विकसित जंतु होते हैं, जंतु और जितने भी विकसित प्लांट होते हैं, ठीक है, पादप होते हैं, उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीश्वसन। जबकि याद रखना जो भी सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उसमें सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म जीव जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, तो इसमें अनाक्सीश्वसन होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एथिल एल्कोहल का निर्माण या फिर एल्कोहल निर्माण करने की विधि क्या कहलाती है, तो अनाक्सीश्वसन। और अनाक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुए श्वसन को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। इस अनाक्सीश्वसन का एक और नाम है किण्वन। तो किण्वन की विधि से क्या होता है, आपका एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये है आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की मदद से हो, ठीक है, खाली स्थान ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के, ठीक है, CO2 और H2O में पूर्णतः विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन तोड़ता है, ग्लूकोज और ठीक है, इसमें ग्लूकोज को विघटन करके कौन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीश्वसन के दौरान हो रहा था। अभी हम लोग देखें किसके दौरान टूटा ये दोनों, तो ऑक्सीश्वसन के दौरान होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीश्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
ऑक्सीजन का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन किस में हो रहा है, तो यहाँ पे होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जो भी अभी मैं प्रोसेस बताया वो सारे के सारे प्रोसेस किस में चलते रहते हैं, क्रैब चक्र का जो प्रोसेस है वो चलते रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो याद रखना जंतुओं का सबसे बड़ा, जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि याद रखना केंद्रक के अलावा जो डीएनए होती है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो डीएनए भी इसमें प्रेजेंट रहता है, तो ये भी याद रखिए। और श्वसन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन, ये सारे के सारे श्वसन की जो प्रोसेस कहाँ पे चलते रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन स्टार लगा के आइए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है हमको, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम से होता है, तो देखना ये क्या कहलाता है। पेड़ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसका पत्ती है जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देखे, और यहाँ से जो जड़ें होती हैं ये पानी को क्या करता है, एग्जॉर्ब करते हैं। तो हमको यही पूछा गया है इस पानी को किस विधि से ये एग्जॉर्ब करता है, तो याद रखना मैं पहले ही बताया था, ये परासरण विधि से, अंतःपरासरण विधि से जल को ग्रहण करता है कौन, ये जो जड़ें होती हैं, और जल, ठीक है, इसको फिर जाइलम क्या कर देता है, पत्तियों तक पहुंचा देता है, फिर पत्तियों में पहुंचाने के बाद इसका क्या होता है, ग्लूकोज में निर्माण हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा परासरण। अब उसके बाद ये जो जल है यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इस पत्तियों में पहुंच गया, और पत्तियों में क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से यदि पानी उड़ के कहाँ चला जाए, यहाँ पे उड़ के ये आसमान में चला जाएगा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा इसको, तो उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होकर पत्तियों से उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जबकि यहाँ से जो ग्रहण करते हैं उस विधि को कहा जाता है परासरण। तो ये किसके माध्यम से होता है आपका वाष्पोत्सर्जन, तो याद रखिए यहाँ पे छोटा छिद्र पाया जाता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर है परासरण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइटो हार्मोन क्या होता है। अब समझो ये थोड़ा, फाइटो हार्मोन क्या है, छिलने के लिए एक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन, तो ये तो नहीं है छिलने के लिए, ठीक है, रसायन इसका फाइटो हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है। रोग के नियंत्रण करने वाला पदार्थ, ये भी नहीं है, रोगी से संबंधित नहीं होता। बायोलॉजी में कभी भी फाइटो शब्द सुनो, कभी भी क्या सुनो, फाइटो शब्द, तो याद रखना फाइटो का मतलब होता है सीधा सीधा प्रकाश से जुड़ा होगा ये, ठीक है। जैसे साइटो शब्द सुनते हो तो साइटो शब्द किससे जुड़ा रहता है, कोशिका से जुड़ा रहता है। वैसे ही बायोलॉजी में कभी भी आप फाइटो शब्द सुनो तो फाइटो शब्द का सीधा सीधा क्या अर्थ होता है, प्रकाश से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन, एथिलीन, जेब्रेलिन, ऑक्सिन। अब ये सारे जो नाम दिए हैं, इस नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे किसके नाम हैं, सब के सब प्लांट हार्मोन के नाम है। किसके नाम है, प्लांट हार्मोन। तो इसका आंसर, ठीक है, देखने से पहले थोड़ा समझते हैं कि प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन क्या होता है, देखिए प्लांट हार्मोन, जैसे एनिमल में हार्मोन होते हैं, बहुत सारे हमारे जो प्रोसेस होते हैं, हमारे अंदर जो क्रियाकलाप चलते रहते हैं उसको करने के लिए अलग अलग हार्मोन होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी इसके वृद्धि विकास के लिए क्या होता है, अलग अलग हार्मोन पाए जाते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन होता है उसको जनरली हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक क्या होता है, प्लांट को ग्रोथ करता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। और एक क्या कहलाता है, वृद्धि रोधी हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, और एक क्या होता है, प्लांट इनहिबिटर हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऐसे हार्मोन जो प्लांट के वृद्धि विकास के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। जैसे इसमें आता है आपका ऑक्सिन, आपका ऑक्सिन आता है, आपका जिब्रेलिन आता है, जिब्रेलिन, आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन, आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, काइनिन। तो ये क्या है, प्लांट हार्मोन के प्रकार हैं,
ठीक है। उसके बाद वृद्धि रोधी हार्मोन में आता है आपका ABA, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ये क्या होता है, तो प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। तो ये याद रखना प्लांट हार्मोन है। इसके बाद एक और हार्मोन होता है जो क्या करता है, प्लांट के वृद्धि को रोक देता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका एथिलीन। एथिलीन, अब ये एथिलीन दोनों तरह के काम करता है, ठीक है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी होता है, ये इसमें भी आ जाता है और ये इसमें भी आता है, ठीक है। ग्रोथ करने का भी काम करता है प्लस ये वृद्धि को रोकने का भी काम करता है। तो ये 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है, निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है, कौन सा एनिमल हार्मोन है, उसको अलग अलग कीजिए करके। क्लियर है। चलो तो देखते हैं ये सारे हार्मोन। पहला क्वेश्चन आते हैं, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, याद रखिए ना, जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। अब ये जिब्रेलिन क्या हार्मोन क्या करता है, वेंटिंग करने का काम करता है। वेंटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ये गन्ना का पौधा है समझो, ठीक है, गन्ना का पौधा है, तो गन्ने में ये जो नोड होते हैं इसको बोलते हैं नोड, जहाँ पे ये निकले रहते हैं नोड, और 2 नोड के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इंटर नोड। ये क्या कहलाएगा, ये बीच की दूरी इंटर नोड, ठीक है। तो ये अभी देखो गन्ने का पौधा ये अभी इतना बड़ा है, जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे। तो जिब्रेलिन के जैसे ही छिड़काव करेंगे तो याद रखना इनके इंटर नोड में ग्रोथ हो जाएगी, इनके इंटर नोड में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है, इंटर नोड में ग्रोथ करना। तो इंटर नोड में कैसे ग्रोथ होगी, देखो अभी ये इसका इंटर नोड का साइज इतना इतना था, अब इसका इंटर नोड का साइज इतना इतना हो जाएगा, मतलब ये जो दूरी बढ़ गया, प्लांट का साइज बढ़ जाएगा, प्लांट का आकार बढ़ गया। क्लियर है। तो प्लांट का आकार बढ़ने से उसका पूरा साइज बढ़ गया, तो इसका बौनापन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बौनापन को खत्म करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जिब्रेलिन। तो वो छोटे प्लांट से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, ठीक है। तो प्राकृतिक ऑक्सीन का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले, ऑक्सीन क्या होता है। तो देखो ऑक्सीन, इसकी खोज याद रखना डार्विन ने किया है। खोज किसने किया है, डार्विन ने, डार्विन, ठीक है। और उसके बाद ये ऑक्सीन हार्मोन क्या है, तो समझो ये जो प्लांट होती है, पौधे होती है, उसके रूट के टिप में और ये सूट के टिप में पाया जाता है, ठीक है। उसके तने के शीर्ष में, तने के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, इस वाले भाग में, और ऐसे ये जो जड़ होती हैं तो ये जड़ के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। तो ये तने के शीर्ष में पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, तने की या फिर लंबाई में वृद्धि करेगा, पौधे की लंबाई में, ठीक है। और उसके बाद याद रखना ना, ये जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, अर्थात ये क्या करेगा, जड़ की लंबाई में वृद्धि करेगा, पौधे के, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करेगा उसके तने की तरफ, और इसके जड़ की लंबाई में भी वृद्धि करता है, तो दोनों तरफ। तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होता है, तो वो होता है आपके ऑक्सीन हार्मोन के कारण। और ये ऑक्सीन हार्मोन और क्या करता है, तो याद रखिए, जैसे देखिए पौधे जो देखे होंगे, ये क्या होता है, ये सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं। जो ये पौधा है इधर ग्रोथ हो रहा है, अब सनलाइट इधर से पड़ेगा तो ये पौधे का ग्रोथ कहाँ पे होगा, इस साइड होगा। तो वो भी किसके कारण होता है, ऑक्सीन हार्मोन के कारण होता है। पौधे किसकी ओर ग्रोथ करते हैं, सनलाइट की ओर ग्रोथ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिए, इस ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग हम लोग खरपतवार की तरह भी करते हैं। खरपतवार क्या होता है, तो हमारा जो मुख्य फसल होता है, उस मुख्य फसल को छोड़ के अन्य जो फसल या अन्य जो, ठीक है, चीज़ें उगाए रहते हैं खेतों में, उसको खरपतवार। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीन हार्मोन का नाम क्या होता है, एंडोल एसिटिक एसिड, AAA बोलते हैं, एंडोल एसिटिक एसिड। ये भी क्या है, तो ये एक प्रकार का ऑक्सीन हार्मोन है। ये क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीन हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कृत्रिम रूप से पाया जाता है, इसको 2,4-D बोलते हैं। 2,4-D ये क्या है, ये भी ऑक्सीन है, बट ये क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंडोल एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो अब देखो जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, तो इंसुलिन है, ये तो एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन भी पाया जाता है, थाइमोसिन हार्मोन भी पाया जाता है, बट ये ऑक्सीन हार्मोन, ये देखें अभी हम लोग, ये क्या है, तो एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन का प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो देखिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये तो प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ को रोकने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, जिब्रेलिन क्या होता है, ये वेंटिंग करता है, पौधों में वृद्धि करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें वेंटिंग के थ्रू पौधे के वृद्धि में, पौधों की साइज में वृद्धि करता है, वो क्या होता है आपका जिब्रेलिन। ऑक्सिन हम लोग अभी देखें खरपतवार की तरह यूज करते हैं, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ये लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन की जो शुरुआत करती है पौधों में वो करता है आपका साइटोकाइनिन। देखो साइटो में नाम से ही क्लियर है साइटो, और कभी भी बायोलॉजी में साइटो शब्द सुनोगे इसका सीधा सीधा ठीक है अर्थ क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब या संबंध किससे होता है, सेल से होता है, कोशिका। तो हमको पूछा ही गया है कोशिका विभाजन, तो ठीक है कोशिका विभाजन की शुरुआत पौधों में कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। चलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके बायोलॉजी से। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। धन्यवाद।